नमस्कार। आज करहल में वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव के समर्थन में रामगोपाल यादव ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। खासकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो सपा को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, वो अपने ऊपर बताएं कि कितने मुकदमे थे, जबकि अखिलेश के खिलाफ कोई एनसीआर तक दर्ज नहीं है। ब्लॉक बरनाहल में केवीए महाविद्यालय में सपा राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि 90% से अधिक मतदान करना, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि 100% मतदान होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर भी वोट देना। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि चीन प्रतिदिन कब्जा कर रहा है, लेकिन बात केवल पाकिस्तान की, चूंकि चुनावी मुद्दे हैं। पाकिस्तान हमेशा चुनाव में आ जाता है। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही रामगोपाल यादव ने। प्रदेश में शिक्षकों की खाली जगह को भरने की बात भी कही रामगोपाल यादव ने। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतवीर सिंह यादव, अरविंद प्रताप यादव, एमएलसी बिल्लू यादव, संजीव मुंशी, पुष्पेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव, किसान आदि लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आइए कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, सुनते हैं। भाई सतवीर सिंह जी समर्थन में जिस तरह से जनता सड़कों पर आ रही थी लाखों की तादाद में, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की मीटिंगें कहीं ठहरती नहीं थी, उनके तुलना में से कोने के बराबर नहीं होती थी। इसलिए व्यवस्था करवा दी उन्होंने कि मीटिंग ही होना हो। लेकिन जनता का रुख तो आप जानते हैं। हमसे एक बार गांव के कुछ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कहा था, अभी 2 महीना पहले, कि रामगोपाल जनता कुछ बोल नहीं रही है, और 77 में भी जनता नहीं बोलती थी। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी हटाई और इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की, तो चौधरी साहब ने नेताजी से कहा कि मुलायम सिंह, चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता इतनी डरी हुई है, वो कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं करेगी। तो नेताजी ने कहा कि चौधरी साहब, फिर भी चुनाव तो लड़ना ही है, कार्यकर्ता इतने हैं हमारे, वो क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, देखा जाएगा। फिर आपने देखा कि जैसे जैसे नए लड़के नहीं जानते, पुराने सब जानते हैं, कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए 77 में, तो हमारे उम्मीदवारों पर कोई पैसा भी नहीं था, वाहन नहीं थे, लेकिन चुनाव से एक सप्ताह पहले सारी मैनपुरी फरुखाबाद में जाता था, सड़कों पर सिर्फ जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ गाड़ी थी। जिनके पास गाड़ियां थीं, चाहे व्यापारी हो चाहे और कोई व्यक्ति हो, वो सब सड़कों पर जनता पार्टी के पक्ष में झंडा लगा के उतर आए। उन्होंने चुनाव लड़ाया और सारा उत्तर भारत साफ कर दिया। केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, वरना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार 1 सीट नहीं मिली। एक सिंगल इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए, सब ये हुआ। तो बोले कि साहब, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में वैसा ही होने वाला है। जनता बोल नहीं, टैक्स के भेज देंगे, किसी पे ईडी का केस लगा देंगे, तो डर के मारे बोल नहीं रही है। लेकिन चुनाव के आते आते जनता बोलने भी लगेगी और इनको खदेड़ने भी लगेगी। तो भाई हो रहा है, देखिए, अनुभव के आधार पर उन बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग, लेकिन अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में आदमी कितनी पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें अनुभव नहीं, कुछ सीखा नहीं, उसमें विवेक जो है उसमें नहीं पैदा हुआ किसी चीज को परखने समझने का, तो वो क्या, कोई पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने ये कहा था। फिर जब अखिलेश ने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो प्रेस वालों ने हमसे पूछा, मैंने कहा जब अखिलेश ने कहा तो हो सकता है जीते, लेकिन अब मुझे लगता है कि 400 ही सीटें जीतेंगे, हो सकता है 403 जीतें, क्योंकि मैं अब भी देख रहा हूं कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हमारा संपर्क न हो, जहां के लोग हमसे न मिलते हो। जहां हमें लगता था कि हम हार जाएंगे,
वहां भी अब लोग कह रहे हैं कि अब तो साहब माहौल ही बदल गया है पूरा। और इसका एक प्रमाण ये और है, ये आपने देखा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या हो गई। ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होता है। जब कुछ नहीं सूझता है, जब पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, तब आदमी गांव में कहते हैं कि वो तो सन्नपात में नहीं आए बाएं साए बकता है। सन्नपात की स्थिति इन लोगों की हो गई। अमित शाह जी, हम कभी हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, क्यों? आखिर वो केवल बीजेपी के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे गृह मंत्री भी। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि चित्रकूट में जब गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकते, तो मैंने पूछा कि कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राम मंदिर का विरोध नहीं है, एक आदमी ने विरोध नहीं। ऐसी ऊटपटांग बातें कब लोग कर रहे हैं। मैंने राज्यसभा में परसों, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, टीवी लाइव चलता है, मैंने कहा कि अगर अभी तो ये लोग राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिल रहा है उसमें चोरी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो चोरी बंद हो जाएगी और मंदिर का निर्माण बेहतर तरीके से जल्दी हो जाएगा। फिर इन्होंने सहारनपुर में जाके, सहारनपुर से हमारे एक एमपी हुआ करते थे मुनव्वर हसन, उनकी पत्नी भी एमपी रही, उनका बेटा नाहिद जो है एमएलए, 2 बार से एमएलए है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लोगों ने कायम कर दिए और वहां जाके कहा कि यहाँ से तो हिंदुओं का विस्थापन हो गया, ये हो गया, गृह मंत्री का विस्थापन हो गया। वहां से उम्मीदवार बीजेपी की हैं मृगंका बे हुकुम सिंह जी की लड़की। हुकुम सिंह जी शुरू में हमारी पार्टी में भी रहे, बहुत अच्छे आदमी थे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, हर बार सर्दी में नेताजी के लिए गुड़ लाते थे सहारनपुर की, बहुत अच्छी। उनकी बेटी है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि असर होता है खून का। अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ से लोग विस्थापित हो गए मुसलमानों के डर की वजह से, और जब उससे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र से कोई विस्थापित नहीं हुआ, जिनकी रोजी रोटी नहीं थी वो कहीं दूसरी जगह चले गए, जब पैसा कमा लाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन विस्थापन कोई नहीं हुआ। उसी दिन जिस उम्मीदवार के लिए गए थे वो उम्मीदवार कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह कहते हुआ। अब आप देखिए, ये बड़ी विडंबना है। यानी जिस पद पर, जिस कुर्सी पर सरदार पटेल बैठे हो, जिस कुर्सी पर चौधरी चरण सिंह बैठे हो, क्या उनसे कभी ये उम्मीद की जा सकती थी इस तरह की बात कहेंगे? आके बुलंदशहर में गृह मंत्री कहें कि जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के बड़े बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितने कितने मुकदमे हैं और अखिलेश के खिलाफ कितने। जब ये रोज यहाँ का एक उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहता था कि गुंडों की पार्टी है, तो उन्हें मजबूरन दोनों के एफिडेविट जो दिए जाते हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव के लिए बाबा देते रहे, विधानसभा का लड़े नहीं थे कभी चुनाव, और ये उप मुख्यमंत्री भी देता रहा। अलग से लगाया जाता है या कंप्यूटर से उसको बड़ा किया जाता है कॉलम को। मैंने वो ट्वीट कर दिया, आपने देखा होगा अखबार, सब समाचार, उन्होंने न्यूज चैनल ने चलाया, राम गोपाल का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर हमला, आपराधिक इतिहास दिखाया जनता को। तो जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनके नेतृत्व वाली पार्टी और गुंडों की पार्टी, और जिनके पास मुकदमे ही मुकदमे जिनके खिलाफ हों, वे भले आदमी। आप, मैंने वहां भी कहा था, बाहर मैंने कभी नहीं कहा, अब कह रहा हूं, वहां कहा था कि मैं, देखिए आप सब लोग बैठे हुए हो, जब पूरी कौम को आप गुंडा बता देंगे तो हमकी ये लोग अगर 100 हैं तो 1000 वोट डालेंगे, और 1 वोट आपको नहीं मिलेगा। और आक्रोश इस सीमा तक बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार हर गांव में, हर क्षेत्र में पिट रहा है। आपकी भाषा की वजह से आप जिम्मेदार हैं इसके लिए
कि रोजाना समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहोगे, रोजाना गाली गलौज करोगे। अखिलेश जिनके जीवन में कभी एनसीआर एक उनके खिलाफ नहीं हुई हो, उनको गुंडा और गुंडों का सरताज कहोगे तो जनता तो मारेगी आपको। फिर ये मत कहना, कि ये गुंडों की पार्टी है। आक्रोश में जब आदमी किसी को रिएक्ट करता है तो वो मजबूरी होती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि सरकार बनानी है, इनके किसी बयान का जवाब मत दीजिए। संस्कृत में एक कहावत है कि अत्रणे पतितो वन्नी स्वमेव उपसाम्यति। अगर आग को आप ऐसी जगह डाल दें जहां कोई फूस न हो, घास फूस न हो, रे में डाल दें तो बुझ जाएगी, और घास फूस में डाल दो तो वो फैलने लगेगी। तो ये जो कहते हैं, इनको जवाब दोगे तो उनके घास फूस मिल जाएगी वो फैलने के लिए। फैलाइए नहीं, कुछ मत कहिए। आप विकास की बात आप कहिए कि हम किसानों को, हम सारे लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली की कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब आदमी दे ही नहीं पाता है, मुश्किल है। रोज मुकदमे झूठे हो जाते थे कि साहब भर्जी बिना कनेक्शन के बिजली लिए हुए। किसानों का जो ट्यूबवेल्स की बिजली बिल आते थे, अभी हमारे जो लड़का देखता है खेती, उसने कहा कि साहब वो ट्यूबवेल का कनेक्शन करने वाला है, बिल नहीं जमा। बिल तो आई नहीं, कितना है बिल? तो अभी आया 1,10,000 रुपए, अभी 15 दिन पहले। तो ये किसान की सिंचाई की बिजली, चाहे जितनी खेती हो, कुछ हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबको लाभ होगा कि नहीं हो? 300 यूनिट बिजली पे कोई जाति के आधार पर होगा? या होगा कि आदमों की बिजली माफ हो जाएगी और सबकी नहीं होगी? सबकी होगी। हम बच्चियों को फिर से करना, इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपया इंटर पास करने के, हर अगर वो दाखिला लेगी आगे तो 36,000 रुपया उसको मिलेगा। पहले बंद कर दिया था इन्होंने। आरक्षण है कुछ भी नहीं। लैपटॉप सबको मिलेंगे इंटर पास बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कोई उसमें जाति आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। कोई भी, जिस किसान के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उसको हर साल फसल पर 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। जो समाजवादी पेंशन मिल रही थी पहले, अब भी लगभग 25-30 लाख लोगों को मिलेगी, महिलाओं को, वो उसमें कोई जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। बनेंगी उन पर सब लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जब कोरोना के दौरान हवाई जहाज बंद हो गए, रेलें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, तो दिल्ली से लखनऊ जाने वाले लोगों को, आगरा से लखनऊ जाने वालों को, नोएडा से लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए रास्ता क्या था? आगरा एक्सप्रेस में। तब दिल्ली और नोएडा वालों ने कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा काम अखिलेश करेगा, वरना हम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते कहीं। और अब वो जाते ही नहीं जहाज से। बोले जब तक जहाज का इंतजार करना पड़ता है तब तक लखनऊ पहुंच जाते हैं दिल्ली से। मुझे कभी कभी जाना पड़ता है तो 5 घंटे दिल्ली से अपने घर से निकलते हैं, 5 में घंटा जब होता है तो पहुंच जाते हैं पार्टी दफ्तर लखनऊ। काम आया। इसमें कोई जात और धर्म के नाम पे भेदभाव होता है? विकास का कार्य सबको लाभ पहुंचाता है, पार्टी के लिए हमेशा किया जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश करते हैं। मीडिया के जो लोग हैं ये सही बात कहना चाहते हैं, लेकिन इनके मालिकों पर इतना दबाव है कि अगर इन्होंने एक लाइन भी बीजेपी के खिलाफ लिख दी, भेज दी, तो इनकी बेचारों में नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत बड़े बड़े मीडिया से जुड़े हुए लोगों को जानता हूं जो अंदर से जानते हैं कि सब गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। इन्हें तो नहीं, लेकिन जो लखनऊ में या दिल्ली में इनके चैनल्स में काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनकी तनख्वाह लाखों से कम, बड़ी ज्यादा है, कहीं की बहुत ज्यादा होती है। तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब मालिकों क्या है, वे भी जानते हैं कि सब गलत कहलवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कहीं रेड हो जाएगा, कहीं हो जाए। देखिए एनडीटीवी पे हो गया तो रेड, मुकदमा कायम करवा दिया। और ये पत्रकार सब जानते होंगे मुकदमा मालूम किस बात पर कायम हुआ था? एनडीटीवी, प्रणव रॉय।
कि एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था, 9 साल पहले वो लोन वापस हो चुका था। वही सरकारी बैंक नहीं है, निजी बैंक। बोले कि ब्याज पूरा नहीं दिया। बैंक को शिकायत नहीं, बैंक सरकारी नहीं, लोन पूरा चुका चुके 9 साल पहले, लेकिन सरकार की लाइन में लाइन नहीं मिलाते तो मुकदमा कायम हो गया। जो बात करते हैं करिए आप। लेकिन चीन ने जो रोजाना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते, बल्कि चीन के कब्जा को सही करने के लिए बयान और दे देते हैं, ताकि दुनिया में उसे कहने को होगा कि हाँ देखिए ये हिंदुस्तानी सरकार का बयान है कि सब अपने अपने जगह सही है। उसने अभी एक पुल बना लिया हमारी जमीन पे, लद्दाख का खतरा हो गया पूरे लद्दाख। जब चाहे तो उसकी 2 मिनट में उसकी सेना इधर से इधर चली आएगी। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बना लिए, पूरे गांव। वो अमेरिका की सैटेलाइट से जाके पूरे गांव का नक्शा, मकान की खिड़कियां तक उसने दिखा दी कि देखिए बना हुआ। मुंह नहीं खोल सकते। नेताजी ने कहा था बहुत पहले पार्लियामेंट में जज थे रक्षा मंत्री, कि हमें आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या खतरा आपको? अगर कभी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को 2 दिन में हिंदुस्तान खत्म कर देगा। लेकिन वो मनसा हमारा कभी नहीं रहा, हिंदुस्तान का न होना चाहिए। लेकिन असली खतरा है चीन से। वो चीन, तब नेताजी ने कहा था कि एक लाल लाइन खींच देता है, हर रोज 2 इंच आगे बढ़ा देता है, 2 इंच। अब समझिए एक दिन में 2 इंच है तो 1 महीने में 60 इंच हो गया, 5 फुट। 1 साल में 60 फुट हो गया। तो अब 60 फुट पूरी बाउंड्री बढ़ा दे तो कितनी जमीन चली गई? हजारों वर्ग मील। बढ़ा बढ़ा के देश की तो 62 में गई थी लगभग 90,000 किलोमीटर, वो तो अब भी नहीं वापस हुई। लेकिन अब इसने और दे दिया और हमारी सरकार कह भी नहीं पाती। जब चाहे तब लोगों को पकड़ लें। अगर आपने अपनी पोलिंगों पर 90% से ज्यादा वोट करा दिया तो 1,60,000 से कम वोट से नहीं जीता परसेंटेज। और ये नहीं है, कुछ लोग कहने लगते हैं कि साहब वो 90% हो जाए तो रिपोल हो जाएगा। क्यों रिपोल हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन रोज कहता है कि 100% वोट डालिए, तो आप 90% से ज्यादा डालेंगे तो रिपोल क्यों हो जाएगा? हाँ, प्रिसाइडिंग अफसर बदमाश होते हैं जरूर। जैसे ही 60% पे पहुंचते आप सोई कहने लगते और ये बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा। भाई जब है 100%, नौकरियों में है नहीं लोग, तो घर पे हैं लोग, तो वोट नहीं डालेंगे। मैंने एक बार इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने ये रद्द करा है, ये बताइए कि एक आदमी नौकरी में नहीं इस गांव का, तो 10% लोगों से ये कैसे छांटे कि तुम वोट मत डालो? वो थोड़ी दूर बैठे हम। बोले क्यों छांटे, तो रद्द क्यों किया आपने? एक बार चौबेपुरा में विजय शंकर पांडे डीएम थे, नेताजी का चुनाव हुआ।